मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तो हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तो हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो ज़रा कोशिश तो कर। आज का टॉपिक है ध्वनि तरंगे। क्या होता है ध्वनि तरंगे? ऐसी तरंगे जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती कौन सी है? अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हमने पढ़ा था। अनुदैर्घ्य में क्या था? जो किसके अनुदिश चलती है या समांतर चलती है। ठीक है, वो चीज होती है। अब बात आती है कि कितनी यात्रिक तरंगों को हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज के 20,000, आप इसको लैंग्वेज में लिख लेना कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इसके बीच में होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से किसके बीच में? 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, इनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, आगे लिख लो। और जो ये होती है इसके बीच में इनकी आवृत्ति होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, उसके बाद देखो कि ध्वनि तरंगों का आवर्ती परिसर कितना होगा। हेडिंग डाल देना, ध्वनि तरंगों का आवर्ती परिसर कितना होता है ये देखेंगे। पहला आता है अवश्रव तरंगे। ये क्या होती है? अवश्रव। इसकी जो होती है ना, कहां तक होगी? रेंज प्रास। यानी ये तो पता है कि सब तरंगों की जो आवर्ती होगी वो किस किस के बीच में होगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। ठीक है, अब बात आती है तो अवश्रव तरंगे किसे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। अब बात आती है अगर इनकी आवृत्ति इस रेंज से कम होगी तो क्या हम उसको सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या अपने कानों से नहीं सुन सकते। इसलिए इस रेंज या इस आवृत्ति की ध्वनि को या तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। तो इसको उत्पन्न किससे किया जाता है? इसको बहुत बड़े स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इनके लिए हाई रेंज के परिसर चाहिए हमें। दूसरा आता है सर्वतरंगे। इनकी रेंज कैसी होगी? इनकी आवृत्ति 20,000 या बोल दो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसलिए
इन ध्वनि को हम अपने कानों से सुन भी सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन भी नहीं है ना। ये ऐसी रेंज होती है जिनको हम क्या करते हैं, अपने कानों से आसानी से सुन सकते हैं। तीसरी आती है पराश्रव तरंगे। तीसरी हेडिंग डाल लो, पराश्रव। तो ऊपर भी हमने लिखवाया था कि हमारा कान कहाँ तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और इन जो तरंगे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं। इससे कम वाली को नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं सुन सकता इससे कम वाली को। उत्पन्न किससे होती है, वो कोई स्पेशल या बहुत बड़े स्रोत होते हैं उनके द्वारा उनको उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद बात आती है श्रव्य तरंगे कौन सी होगी, जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। फिर आती है पराश्रव तरंगे, कौन सी होगी, तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, से अधिक होती है। इसे हम तो नहीं सुन सकते, हम तो नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर कौन कौन से हो गए, परंतु कुछ जानवर जैसे चमगादड़ हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली, ये सभी इस ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। इनकी रेंज में जो आएगा उनको कौन सुन सकता है, इन्हें सुन सकता है। तो इन तरंगों को उत्पन्न कैसे करते हैं, तो इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए एक होती है गाल्टन की सीटी, नाम याद रख लेना, गाल्टन की सीटी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, इसके द्वारा दाब विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा इनका कंपन करवाया जाता है। और उसके बाद क्या होती है, इसकी जो हाई रेंज की होती है ना तरंगे, ये उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो तरंगे 3 टाइप की पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, अवसर, श्रव और पराश्रव। अवसरव कौन सी होगी, जिनकी रेंज होगी 20 हर्ट्ज से नीचे, जिनको कोई भी नहीं सुन सकता, ठीक है। श्रव्य तरंगे कौन सी होगी, जिनकी रेंज होगी 20 से 20,000 के बीच में, उसको हम अपने कानों से आसानी से सुन सकते हैं। तीसरी क्या होगी, तीसरी होगी पराश्रव तरंगे, जिनकी रेंज कितनी हो, 20,000 से भी ऊपर हो, उनको हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर है जैसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली जो भी है वो सब के इनको सुन सकते हैं। 3 टाइप की होगी। अब आगे देखो, पराश्रव में आपने देखा कि आवृत्ति क्या थी, बहुत अधिक थी, तो इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। पराश्रव तरंगों में आवृत्ति अधिक होने से इनकी ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। आगे देखो, नया टॉपिक। एक चीज और आती है कि इन ऊर्जा को हम नहीं सुन सकते कानों से, ये देख लिया। अगर हम इन तरंगों को
बहुत अधिक दूरी तक भेजना हो तो किसके थ्रू भेजेंगे, तो उसमें होगा किरण पुंज नाम की एक तरंग होगी जिसके थ्रू इसको अधिक दूरी तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किरण पुंज, नाम याद रखना किरण पुंज का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तीनों टाइप के आपकी क्या हो गई, तरंगे हो गई। उसके बाद देखो इनका उपयोग कहाँ होता है, पराश्रव तरंगों के उपयोग, ये तो कन्फर्म हो गया कि इसको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, तो ये तरंगे बनाई गई है तो कुछ उद्देश्य के लिए बनाई गई होगी, कुछ उपयोग होगा उनका। क्या उपयोग है, उपयोग नंबर 1 देखो इसके अंदर, अगर आपको एक या पिंड मान लो या ग्रह मान लो दूसरे ग्रह तक सूचना भेजनी है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पराश्रव तरंगों का उपयोग करना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया, संकेत भेजने में, ठीक है। दूसरा समुद्र के अंदर गहराई को मापने के लिए भी है ना इन तरंगों का उपयोग किया जाता है, समुद्र के अंदर गहराई मापने के लिए इस तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखो इसमें और क्या हो सकता है, संकेत हो गया, समुद्र हो गया, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसको हमने देखा होगा कीमती कपड़े है या घड़ी है, उनके पुर्जे होते हैं, पुर्जे को साफ करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा लिख लो, कीमती कपड़ों, घड़ी आदि के पुर्जे साफ करने के लिए। ठीक है, आपने कारखाने देखे होंगे, उनमें एक चिमनी लगी होती है, उसके धुएं को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कल कारखानों के चिमनियों से कालिक हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, संकेत हो गया, कीमती कपड़े में, घड़ी में हो गया, कल कारखानों में हो गया। इसके अलावा देखो दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु होता है, उनका पता लगाने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं का पता लगाने या नष्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। और एक और इसका स्पेशल उपयोग होता है किसमें, ट्यूमर नाम की बीमारी में, ट्यूमर बीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, उपयोग हो गए। अब आता है ध्वनि की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल देखो, स्पीड ऑफ साउंड
तो ध्वनि की चाल क्या है, अलग अलग माध्यम पर अलग अलग होती है, ठीक है, सब में अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है ये देखते हैं। तो ये क्या होगी कि एक तो होगी माध्यम की प्रत्यास्थता, ठीक है, एक होगा माध्यम का घनत्व। इन दोनों पर डिपेंड करती है कौन, ध्वनि की चाल। लैंग्वेज में लिख लेना, ध्वनि की चाल अलग अलग वस्तुओं के प्रत्यास्थता व वस्तुओं के घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करेगी। आगे देखो, अब बात आती है कि ध्वनि सबसे ज्यादा होती किसमें है। आप ध्वनि को देखना आवाज लगा के, जो भी ठोस होगा ना उसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे कम किस में होती है, गैस में सबसे कम होती है। अगर गैस में आप कोई किसी भी हीलियम, जैसे एक पॉलीथीन है उसमें हीलियम गैस भरी हुई है, तो आप यहाँ से आवाज़ लगाओगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। गैस में लगभग नगण्य मान सकते हैं, लेकिन अगर पूछ ले सबसे कम किस में होती है तो गैस में होती है, और सबसे ज़्यादा ठोस में हो गई, और 2 नंबर होती है द्रव में। लैंग्वेज में लिख लेना, सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम किस में होगी, सबसे कम होती है गैस में, ठीक है। ये ध्वनि का अलग अलग टाइप है। अब बात आती है कि ध्वनि की चाल होती कितनी कितनी है। तो एक तो आप लिख लो वायु में, ठीक है, एक आप लिख लो जल में, ठीक है, वायु में, जल में, इसके अलावा आप लिख लो लोहे में। तो इसमें मानते हैं 532 मीटर पर सेकंड। वायु में कितनी होती है, 532 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, 332। इसमें होती है 1482 मीटर पर सेकंड, इसमें लगभग मानते हैं 5132 मीटर पर सेकंड। ये तीनों इनकी क्या है, ध्वनि की चाल है। कल अपने देखे थे किस किस की, वायु का ध्वनि की चाल, उसके अलावा जल का, और किसका देखा था, एक लोहे का, ठीक है। अब ये छोटी सी आपके सामने टेबल है, इसमें मोस्टली आपको कौन कौन से याद करने हैं, वायु, हाइड्रोजन का याद कर लेना, कांच का कर लेना, समुद्र जल का कर लेना, और हो सके तो सारे ही कर लेना, लेकिन इतने आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। वायु का ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332, या तो इनको बोल दो, ये किस पर दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। टेम्परेचर अपने को क्या रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर ये दे रखा है। वायु का हो गया 332, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 1269 मीटर पर सेकंड हो गया, हाइड्रोजन का 1269,
कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया, 260 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 260 हो गया। भाप का कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है 405। ठीक है, भाप का 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है, 405 दे रखा है। एल्कोहल का दे रखा है 1213। ठीक है, एल्कोहल का कितना है, 1213। जल का दे रखा है 1483। जल का कितना दे रखा है, 1483। समुद्र जल का दे रखा है 1533। समुद्र जल का कितना हो गया, 1533। पारा का कितना हो गया, 1450। पारा 1450। कांच का कितना हो गया, 5640, 5640। किसका हो गया, कांच का हो गया। एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 6420। और एल्यूमिनियम का माध्यम जो ध्वनि की चाल है सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको पूछ ले ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो सबसे ज्यादा किस में होती है, एल्यूमिनियम में होती है। ठीक है, इस टेबल में। और आपको पूछ ले सबसे कम किस में होती है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे कम किस में है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। ठीक है, लोहे में कितनी हो जाएगी, 5130। वायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल, जल, समुद्र जल, पारा, कांच, एल्यूमिनियम, लोहा। 332, 1269, 260, 405, 1213, 1483, 1533, 1450, 5640, 6420 जो सबसे ज्यादा है, और 5130। ठीक है, अब बात आती है, कल हम पॉइंट लिख रहे थे किसकी, ध्वनि की चाल के, उसमें आगे लिखो ध्वनि की चाल में जो हम कुछ पॉइंट देख रहे थे उसमें आगे देखते हैं कि किस पर क्या डिपेंड करता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल वह तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य समान रहती है, यानी परिवर्तन नहीं होती है, समान रहती है, या बोल सकते हैं कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर आवृत्ति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, चाल व तरंग दैर्घ्य तो क्या हो जाती है, बदल जाती है, आवृत्ति सेम रहती है। इसमें चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, बदल जाती है। बदल जाती है तथा आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, जब ध्वनि माध्यम से क्या होगा, ध्वनि माध्यम एक माध्यम से, जब ध्वनि क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसकी चेंज क्या क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उनकी चेंज हो जाएगी। जबकि समान क्या रहेगी, आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, आगे देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी माध्यम में, किसी माध्यम में क्या ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जब समान रहते हैं, ध्वनि की चाल आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पूछे बदलता क्या क्या है, तो चाल व तरंग दैर्घ्य उसकी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ और स्पीड, जबकि आवर्ती फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है, समान रहती है। ठीक है, आगे देखो, अलग अलग प्रभाव देखते हैं कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है, ताप का क्या होता है।
ठीक है, तो हेडिंग डालो ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर सबसे पहले देखो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव। ठीक है, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, ध्वनि की मतलब कैसे कि किसी चीज में मैं बोल रहा हूं उस पर दबाव डालूंगा, दाब डालूंगा तो ध्वनि पर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल पे, ध्वनि की चाल पे दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दाब घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की चाल क्या रहेगी, अपरिवर्तित ही रहेगी। ठीक है, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, दूसरा देखो, ध्वनि की चाल पर टेम्परेचर यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पर ताप का कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ध्वनि का ताप भी बढ़ जाता है। ठीक है, माध्यम का दाब बढ़ाने पर ध्वनि का ताप भी बढ़ जाता है। आपने बोला कि अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, तो ऐसा मानते हैं कि ताप के 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ेगा, 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड की चाल बढ़ जाती है, चाल से बढ़ जाता है। पहली चीज थी कि दाब का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो हमने देखा कि दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दाब को कम करो या ज्यादा करो ध्वनि की चाल वही रहेगी। दूसरी बात है कि अगर मैं टेम्परेचर यानी माध्यम का ताप बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो जो नमी युक्त वायु होगी का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, शुष्क युक्त वायु जो होगी उससे क्या हो जाएगा, इसका घनत्व अपना कम हो जाएगा। तो इसमें चाल किस में अधिक हो जाएगी, शुष्क वायु में क्या हो जाएगी, चाल अधिक हो जाएगी, किससे, नमी युक्त वायु से। ठीक है, अगले लिख लेना, शुष्क वायु में
चाल अधिक होती है किसकी तुलना में? नमी युक्त वायु की तुलना में। ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या पड़ेगा और किसका? आर्द्रता का। तीनों हमने पढ़ लिया, दाब, ताप और आर्द्रता, नमी युक्त। ठीक है, इन तीनों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने देख लिया। आगे देखो ध्वनि के लक्षण, हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग? ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अब। तो मोस्टली जो है मुख्यतः ध्वनि के लक्षण 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? तीव्रता, तारत्व और गुणत्व। ध्वनि के लक्षण हेडिंग डाल लेना। उसमें एक तो आता है क्या? तीव्रता, एक क्या आता है? तारत्व, और एक क्या आता है? गुणवत्ता, या बोल सकते हैं गुणता। ठीक है, पहला देखो तीव्रता में क्या होगा, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? इसके कारण होता क्या है? तो हमने देखा होगा कि ध्वनि की आवाज कभी हमें कम सुनाई देती है, कभी हमें ज्यादा सुनाई देती है। वो किसके कारण होती है? वो होती है इस तीव्रता के कारण। ठीक है, इसके अलावा देखो तीव्रता ध्वनि का वह गुण है या लक्षण है जिसके कारण हमें ध्वनि कम या ज्यादा सुनाई देती है, कम या ज्यादा सुनाई देती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम का कोई बिंदु होगा, माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? उस बिंदु के जो माध्यम का बिंदु था, ठीक है, माध्यम के बिंदु पर क्या होगी? ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करेगी? उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के, इसका जो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। या बोल सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल पर, ठीक है, प्रति सेकंड तल पर एक लंबवत रेखा गुजरेगी। लंबवत मतलब है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है, उसके जो ऊर्जा निकलेगी ना इससे, उस ऊर्जा की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे इसको? माध्यम के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, इसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या बराबर हो जाएगी? किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है इसमें? अब बात आती है कि ध्वनि की तीव्रता को हम डिनोट किससे करते हैं, व्यक्त किससे करते हैं? तो एक शब्द याद रखना, बेल। ध्वनि की तीव्रता को बेल, BEL से व्यक्त करते हैं, से
व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये था पहला लक्षण तीव्रता जिसके बारे में आपको नॉलेज है। दूसरा कौन सा इसका लक्षण तारत्व है। तीव्रता से नाम से पता चल रहा था कि उसमें क्या होता है, अपने को या तो आवाज ज्यादा सुनाई देती है या कम सुनाई देती है। तो तारत्व का क्या मतलब हो गया, जब हमें ध्वनि का आवाज या ध्वनि की आवाज पतली या मोटी सुनाई देती है तो वो कौन सा लक्षण हो जाएगा, तारत्व। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें ध्वनि क्या होती है, पतली या मोटी सुनाई देती है, पतली या मोटी सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि की चाल होगी वो किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर भी निर्भर करेगी। तो आगे लिख लेना, ध्वनि की चाल आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ध्वनि की चाल अधिक है तो उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, और तारत्व अधिक होगा तो जो ध्वनि है वो कैसी होगी, पतली होगी। ठीक है, तो लिख लो, ध्वनि की चाल अधिक होने पर तारत्व का मान भी अधिक होगा, जिससे ध्वनि क्या हो जाएगी, पतली हो जाती है, ध्वनि पतली हो जाती है। ठीक है, आवर्ती पर निर्भर था ना, तो ध्वनि की आवर्ती। अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं ध्वनि की आवर्ती को कम कर दूं तो क्या होगा, ध्वनि की आवर्ती कम करने पर तारत्व का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो आवाज होती है वो कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे लिख लो, ध्वनि की आवर्ती कम होने पर तारत्व का मान भी कम हो जाता है, जिससे हमें ध्वनि मोटी सुनाई देती है, मोटी सुनाई देती है। ठीक है, तो दूसरा लक्षण कौन सा हो गया, तारत्व हो गया। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर करता है, उससे क्या होता है, हमें ध्वनि की चाल मोटी या पतली सुनाई देती है। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर ध्वनि की आवर्ती अधिक है तो उसका तारत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिससे ध्वनि क्या हो जाएगी, पतली सुनाई देगी। ठीक है, दूसरा है कि अगर उसकी आवर्ती कम है तो तारत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आवाज है वो कैसे सुनाई देगी, मोटी सुनाई देगी। तीसरा क्या है, गुणवत्ता। तीसरी हेडिंग डालो, गुणवत्ता।
गुणता क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि हमें समान प्रबलता, ठीक है, वह समान ही क्या होता है? तारत्व है। दोनों चीज समान होगी, फिर भी जो इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है वो किसके कारण पता चलता है? वो गुणता के कारण पता चलता है। ठीक है, तो लिख लो, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता व समान तारत्व में अंतर का पता चलता है, अंतर का पता चलता है। किस गुण के कारण? गुणता के गुण के कारण। ठीक है, ये क्या कहलाती है? गुणता कहलाती है। अब ये डिपेंड किस पर करेगी? तो लिख लो, ध्वनि की गुणता स्नादो स्वर की संख्या, संवादों किसकी? संवादों स्वरों की संख्या एक होता है, उसका क्रम क्या है? ठीक है, गुणता संवादों स्वरों की संख्या कितनी है, उसका क्रम क्या है, तथा आपेक्षिक तीव्रता पर डिपेंड करती है। आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। कौन? ध्वनि की गुणता किस पर डिपेंड करती है? वो चीज हमने देख ली। अब आती है प्रतिध्वनि। हेडिंग डालो, प्रतिध्वनि क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि से या कोई भी ध्वनि होगी, ठीक है, वो पहाड़ या किसी दृढ़ चीज से टकरा के वापस अपने पास आती है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में जाके अगर हम अपना नाम बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो उसकी गूंज क्या होती है? चारों तरफ सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहाड़ों से टकरा के वापस अपने पास आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो लिख लो, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ वस्तु या पहाड़ों से टकराकर पुनः आती हुई प्रतीत होती है, पुनः आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अब बात आती है कि एक तो होता है श्रोता, बोलने वाला, एक होता है परावर्तक, सुनने वाला, या बोल सकते हैं परावर्तक बोलने वाला, श्रोता क्या होता है? सुनने वाला। इनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इनके बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। ठीक है, तो इसमें डाल लेना, लैंग्वेज में लिख लो, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच
न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी दूरी रखते हैं, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 17 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब बात आती है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है भाई? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, यानी 10वें भाग सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि आपने देखा होगा रात को अगर कोई ध्वनि हो रही है तो वो ज्यादा सुनाई देती है, किसके कंपेयर, किसकी तुलना में? दिन की तुलना में। वो किसके कारण होता है? ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण होता है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक सुनाई देती है। तो इस प्रतिध्वनि में 3 मेन चीज है, 3 पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। पहली चीज तो कि प्रतिध्वनि के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। दूसरा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। तीसरा होता है, वो आपको पूछेगा कि दिन की बजाय रात को ध्वनि अधिक सुनाई क्यों देती है? तो उसका कारण क्या हो जाएगा? ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे लिखो अनुनाद। हेडिंग डाल लो अनुनाद। क्या होता है अनुनाद? जब किसी वस्तु के कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी, ठीक है, कंपनों के स्वाभाविक आवृत्ति डिपेंड किस पर करती है? किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति। चालक बल होगा के कंपनों की आवृत्ति कि क्या होती है? ये बराबर होती है। ठीक है, कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो किसके बराबर होगा? चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होगा। तो लिख लो, जब लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? जब किसी वस्तु के कंपनों के स्वाभाविक आवृत्ति किसके बराबर होती है? चालक बल के कंपनों की आवृत्ति
के बराबर होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अनुनाद हो गया। उसके अलावा क्या आता है इसमें, देखो इसके कारण होता क्या है, जब इन दोनों की जो संख्या है वो बराबर हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो वस्तु है ना उस वस्तु का क्या हो जाएगा, ठीक है, इन वस्तु का क्या हो जाएगा, जो आयाम होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवर्ती चालक बल के कंपनों की आवर्ती के बराबर हो जाते हैं तो वस्तु का आयाम बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, इस गुण को अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। आगे हेडिंग डालो, ध्वनि का व्यक्तीकरण। क्या होता है भाई ये, हमने देखा जब कोई दो समान आवर्ती होगी या समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। जब समान आवर्ती या आयाम, जब समान आवर्ती या आयाम की कोई वस्तु किस पर पहुंचती है, किसी बिंदु पर पहुंचते हैं, किसी बिंदु पर पहुंचते हैं, ठीक है। कोई बिंदु पर पहुंचते हैं तो होता क्या है, उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का, उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर ध्वनि जो ऊर्जा होगी ना उसका क्या हो जाएगा, पुनः वितरण हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का क्या हो जाता है, पुनः वितरण हो जाता है, पुनः वितरण हो जाता है, ठीक है। तो जब समान आवर्ती या आयाम की कोई वस्तु किसी बिंदु पर पहुंचते हैं, समान टाइम पर पहुंचते हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को ध्वनि का व्यक्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग डालो, ध्वनि का विवर्तन। ये क्या चीज होती है, ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो मानते हैं कितना होता है, 1 मीटर कोटि का होता है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध, अतः इसी कोटि का कोई अवरोध यानी कोई रुकावट ध्वनि के मार्ग पर आ जाती है, ठीक है। कहां पर आ जाती है, ध्वनि के मार्ग में आता है, ध्वनि के
मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध अपने सिरों से या अपने मार्ग से, अपने सिरों से मुड़ जाती है। ठीक है, वो क्या होगी, वहां से मुड़ जाएगी। इस घटना को क्या बोलते हैं, किनारों से मुड़ जाएगी, सिरों से। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे डालो डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट्स। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच क्या होगी, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से क्या होगी, अलग सुनाई पड़ती है। इस क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो लिख लो, जब किसी ध्वनि स्रोत, जब किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच, ठीक है, ध्वनि स्रोत और ध्वनि जो है स्रोत और श्रोता के बीच क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है। उसके कारण होगा क्या, तो ध्वनि जो श्रोता है उसको ध्वनि की आवृत्ति, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देते हैं, अलग सुनाई देती है। इसे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव क्या हो गया, पता चल गया। आगे लिखो मेक संख्या। मेक संख्या क्या होती है, देखो, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, ठीक है, कोई पिंड होगा, कोई वस्तु होगा, उसकी चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब, टेम्परेचर व प्रेशर के क्या होगा कि उन्हीं परिस्थितियों में दाब की, उन्हीं परिस्थितियों में ठीक है, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को, ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मेक संख्या कहते हैं। मेक संख्या कहते हैं। ठीक है,
अब बात आती है मेक संख्या एक से अधिक हो। यदि मेक संख्या एक से अधिक हो तो क्या होगा, जो ध्वनि की चाल है वो क्या हो जाएगी, पराध्वनिक हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल पराध्वनिक हो जाती है। ठीक है। और यदि मेक संख्या एक हो तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, पराध्वनिक हो जाएगी। और अगर मेक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, अति पराध्वनिक हो जाएगी, अति पराध्वनिक हो जाती है। ठीक है। मेक चाल होती क्या है, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब के परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेक संख्या कहते हैं। मेक संख्या 1 और 5 में क्या फर्क है, अगर मेक संख्या 1 होगी तो ध्वनि कैसी हो जाएगी, पराध्वनिक हो जाएगी। अगर मेक संख्या 5 होगी तो ध्वनि कैसी हो जाएगी, अतः पराध्वनिक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो प्रगाती तरंग। क्या पता चल रहा है आपको नाम से कि जब किसी पिंड की चाल, कोई भी पिंड होगा उसकी चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। तो लिख लो, जब किसी माध्यम में, ध्वनि बोल सकते हैं या तरंग बोल सकते हैं या किसी पिंड की चाल बोल दो, जब किसी माध्यम में पिंड की चाल क्या हो जाती है, पराध्वनिक हो जाती है, पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे, ठीक है, उसके पीछे क्या रह जाएगा, माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ, तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इस विक्षोभ के संचरण को, इससे विक्षोभ के संचरण को हम प्रगाती तरंग बोलते हैं, प्रगाती तरंग कहते हैं। ठीक है। ये आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है।